सरकार का काम स्टूडेंट्स की रक्षा करने का, उनको दबाने का काम है। 4 लड़के नहीं पकड़े जा रहे 80,000 की पुलिस फोर्स से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। जेएनयू देश का प्रतिष्ठित नाम है, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जेएनयू के भीतर जो हुआ और जेएनयू के बाहर जिस तरीके से संग्राम मचा हुआ, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ा सवाल सरकार से लेकर पुलिसिया तंत्र से लेकर तमाम व्यवस्था पर उठ रहा है और आखिरकार जिस तरीके से सियासत हो रही है, इस सियासत को लेकर भी बड़ा सवाल बना हुआ। इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान हैं वो मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सरकार का काम स्टूडेंट्स की रक्षा करने का, उनको दबाने का काम है। 4 लड़के नहीं पकड़े जा रहे 80,000 की पुलिस फोर्स से। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपको तारुफ कराना चाहेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी मौजूद हैं, हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विनोद वार्ष्णेय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इससे पहले कि आप सभी के साथ में इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाऊं, एक रिपोर्ट पर नजर डाले थे। दरअसल आपको बता दें कि 12 फरवरी को जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी की जाती है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है, देश के खिलाफ नारेबाजी को लेकर गिरफ्तारी की जाती है। इस बात को रखा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पर्याप्त सबूत हैं, काफी ठोस सबूत है कन्हैया कुमार के खिलाफ, लेकिन अभी तक सबूत पेश करने में दिल्ली पुलिस नाकाम साबित हुई है। वहीं गृह मंत्री की तरफ से बयान सामने आता है कि देशद्रोह के जो आरोप लगे हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ, आज वो बयान देते हैं कन्हैया कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और सरकार जो इस पूरे मसले पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, तो कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, तो अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे। 9 फरवरी को जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद सरगर्मी बढ़ी। आनन फानन में दिल्ली पुलिस जेएनयू पहुंची और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस कन्हैया की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी मान रही थी। ये संदेश देने की कोशिश की गई कि जेएनयू में जो भड़काऊ नारे लगाए गए थे, उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगा, कोर्ट में पेशी हुई। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया से पूछताछ में कई रात गुजार दी। दावा यह किया गया कि कन्हैया के खिलाफ काफी सबूत मिल चुके हैं। कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। भाई जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आपको बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत है, और दूसरी तरफ पीटीआई की खबर। अब आप पीटीआई की खबर मान लो या मेरी बात मान लो, चॉइस इज योर्स। 17 फरवरी को कोर्ट में कन्हैया की फिर पेशी हुई, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस की तरफ से यह बयान आया कि वो कन्हैया की जमानत का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि अब तक उसके खिलाफ काफी सबूत जुटाए जा चुके हैं। सवाल ये उठाया गया कि जिसे दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया है, उसकी जरूरत पुलिस को इसलिए नहीं है कि उसके खिलाफ सबूत मिल गए और समाज को अब कन्हैया से कोई खतरा नहीं है। Of that case are concerned, we will present those in the court of law. But if he applies for the bail, we have no objection if he gets the bail. Okay, so you are now giving him a clean chit. No, I'm not giving a clean chit. In terms of bail. I'm not going into the merits of that particular case because there we have got adequate evidence. But since he is making an appeal, I personally feel a young person can perhaps be considered for being given a chance. पुलिस की सोच के उलट एक अखबार में यह खबर छपी कि सबूतों के अभाव में कन्हैया को रिहा किया जा सकता है और उस पर से देशद्रोह का मामला भी हट सकता है। लेकिन इसके उलट गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इस दावे पर कायम है कि कन्हैया के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें बदलाव का सवाल ही नहीं है। एक आदमी को लेकर के सरकार नहीं चल रहा है, उसमें तथ्य क्या है पुलिस सामने में लाए। हम लोग ने ब्रीफिंग लिया है, पुलिस ने कहा कि कार्रवाई ठीक चल रहे हैं
और सबूतों के आधार पर कार्रवाई चल रहा है। उसके खिलाफ काफी सबूत है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है जो यही पुलिस ने हमको बताया। और कन्हैया पर पुलिस की सोच में 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक काफी बदलाव आया है। कन्हैया के हाथ की लिखी चिट्ठी खुद पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने ट्विटर पर शेयर किया। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को यह एहसास हो रहा है कि उसने जल्दबाजी में एक बड़ी गलती कर दी और अब उस गलती से होने वाले नुकसान की भरपाई की कोशिश की जा रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो देखिए, कई तरीके की जो बयानबाजी है वो निकलकर सामने आ रही। तो शुरुआत से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और अभी जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, जो पूरा हंगामा हुआ, इस सब पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ जो खास पैनल है वो मौजूद है। शंभुनाथ जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगा। बतौर वरिष्ठ पत्रकार आप कैसे देखते हैं जेएनयू के अंदर जो कुछ होता है, इसके बाहर, अब कैंपस के बाहर जो संग्राम मचा हुआ है, क्या बतौर वरिष्ठ पत्रकार ये सब कुछ देखकर आपको चिंता परेशानी होती है क्या? देखिए, जेएनयू प्रकरण बहुत दुखद है। इसमें पुलिस ने जो भी काम किया है उसका अभी तक कोई ठोस सबूत वो पत्रकारों को या जनता के समक्ष रख नहीं पाई है। पहली बात तो अगर उसे गिरफ्तार किया गया और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो उसको इतनी जल्दी क्या पड़ी कि अचानक बस्सी साहब यानी दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो कह दें कि हम उसकी जमानत दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कहने का मतलब कि आपका सबूत नहीं है। जो देशद्रोह के आरोप में जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको आप जमानत कैसे देंगे? सवाल तो यहीं से खड़ा होता है। दूसरे, जो कोई भी आरोपी हो उसके बाद पुलिस कर क्या रही है? कोर्ट में उनको पीटा जाता है, कोर्ट में पत्रकारों को पीटा, तब पुलिस क्या करती रही? तो पुलिस को जहां, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, ये ठीक है कि उनका ये दावा हो सकता है कि हम कोर्ट परिसर में नहीं घुस सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ही कह रहे कि उस अभियुक्त को सुरक्षा दो, तो ये सुरक्षा कहां दे पाए? तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जिस तरह से उठाया गया पहले दिन से, उसके खिलाफ कोई सबूत उनको बताना चाहिए था। क्या उस मीटिंग में उसने नारे लगाए थे देशद्रोह के, जिसको आप देशद्रोह कह रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात कही थी जिसमें भारत को तोड़ने वाली शक्तियां ताकतवर होती हैं? जब तक ऐसी कोई बात नहीं कही रही थी, भड़काने वाले कोई नारे नहीं लगाए थे, तब तक आप उसे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो उसके पहले का जो घटनाक्रम है 9 से 12 फरवरी के बीच में अचानक गृह मंत्री का बयान आता है। एक दिन महेश गिरी जो पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं वो व्यक्तिगत रूप से जाते हैं और एक थाने में रिपोर्ट लिखाते हैं कि ऐसा ऐसा साहब सुप्रीम उसमें जेएनयू परिसर में हुआ। अगले दिन उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद गृह मंत्री उसमें दखल करते हैं और वो अचानक कहते हैं कि हाफिज सईद के उकसाने पर नारे लगाए गए, जो जारी किया जाता है, जो बाद में गलत साबित होता है और हाफिज सईद कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस पूरे घटनाक्रम को, जेएनयू का एक सामान्य घटनाक्रम था, उससे खुद भारत सरकार ने कहना चाहिए इतना बड़ा इशू बना दिया कि जेएनयू, ऐसा लग रहा है कि जेएनयू जैसे इस देश को बिल्कुल राजनीति, अब जेएनयू और जेएनयू के इधर खड़ी हुई है। तो देशद्रोह देशभक्ति का जो इन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है वो बहुत ही हास्यास्पद है। इसमें दिल्ली पुलिस की भूमिका भी और सरकार की भूमिका दोनों हास्यास्पद हो गई है। जयशंकर जी, आपसे मेरा सीधा सवाल, जिस तरीके से शंभुनाथ शुक्ला जी ने एक बहुत यहां पर अहम पॉइंट उठाया और जो हमने सुना, बीएस बस्सी साहब ये कहते नजर आ रहे थे कि ठीक है पर्याप्त सबूत है, लेकिन जो जमानत की अर्जी है उसका भी हम विरोध नहीं करेंगे, पुलिस उसका विरोध नहीं करेगी। तो अगर आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर देशद्रोह जैसा गंभीर एक बड़ा आरोप लगा है, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तो इतनी नरमी क्यों आप फिर बरत रहे हैं? तो पुलिस के रवैये को लेकर एक बड़ा सवाल उठेगा फिर तो। देखिए, ये बात हास्यास्पद नहीं है, ये बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। एक घटना तो 9 फरवरी की है या उसके बाद की जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले से लगातार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को देशद्रोह का अड्डा, षड्यंत्रकारियों का अड्डा बताने में खास विचारधारा के लोग लगे हुए हैं। उसी का कल्मिनेशन है ये। देखिए, आप एक चीज देखिए कि पूरे प्रकरण में आप किसको विलेन मानेंगे? जिसने कश्मीर की आजादी के समर्थन में नारे लगाए, जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसने अफजल गुरु को की फांसी को शहीद डिक्लेयर किया, उसको शहीद डिक्लेयर किया, उनको खलनायक मानेंगे? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आप विलेन मानेंगे, जिसने विद्यार्थी परिषद को वहां पे पनपने नहीं दिया, कभी जड़ उनकी जमने नहीं दिया, उसको बनाएंगे? या उस विचारधारा को बनाएंगे? बहुत सारे एक साथ जुड़े हुए सवाल हैं। अब एक एक सवालों का हम आपसे करना चाहेंगे। अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना गलत था, अगर अफजल गुरु को शहीद घोषित करना गलत था, अगर कश्मीर की आजादी के लिए नारा लगाना गलत था, तो यही नारे जब श्रीनगर की सड़कों पे लगा रहे थे लोग, उनके साथ आपने साझा सरकार क्यों किया? और उन्हीं के साथ आज सरकार बनाने के लिए आप लालायित हैं। महबूबा मुफ्ती उनकी पार्टी,
मुफ्ती मोहम्मद साहिब साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, उसमें खूब जम करके पीडीपी के लोगों ने नारे लगाए श्रीनगर की सड़कों पर। तब तो आपने एक बार नहीं कहा। जिस मौलाना मसूद अजहर की बात की जाती है, उसको हम हवाई जहाज में, सरकारी जहाज में लेकर के गए, कंधार में लेकर दिया, उनको थाली में सजा करके दिया, उसके साथ और क्या क्या दिया, ये विवाद की बात है। 3 आतंकवादियों को हमने समर्पित किया, आतंकवादियों के हवाले किया। वो राष्ट्र प्रेम है, वो राष्ट्रद्रोह है? कौन परिभाषित करेगा? मतलब वो लोग राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रभाषा भक्त की परिभाषा दे रहे हैं, जिनका इतिहास से लेकर वर्तमान देश के साथ गद्दारी का इतिहास रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता आंदोलन में जिन्होंने लगातार अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने नाथूराम गोडसे को शहीद डिक्लेयर करने के लिए आज उसकी मूर्तियां लगवा रहे हैं, महिमा मंडल करवा रहे हैं, वो आज उनके लिए राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हो गए हैं। तो एक खास तरह से, और इसका मकसद यही नहीं है, मेरा मानना यह है कि सरकार चूंकि लगातार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो रही है, संसद का सत्र सामने आ रहा है, तो कैसे संसद को बाधित कराई जाए, इसकी भूमिका भी तैयार की जा रही है। जिस दिन यह घटना हुई, आपको मालूम है, हमारे शेयर बाजार में 805 पॉइंट की, आपको लगता है कि ये सरकार की तरफ से अपना फेलियर डाइवर्ट करने की कोशिश? बिल्कुल, लगातार। सिर्फ यही नहीं, कन्हैया कुमार की बात नहीं, आप कन्हैया कुमार के जो वीडियो वायरल हुए हैं, आप उनको सुनिए, उनके भाषण को सुनिए। कन्हैया कुमार का भाषण आप सुनिए। हम लोग भी छात्र आंदोलन में रहे हैं, हम लोग भी जेल गए हैं, हम लोग भी मार खाए हैं, लेकिन आप उस भाषण से एक लफ्ज निकाल कर बता दीजिए कि वो देशद्रोही है, देशद्रोह की परिभाषा में आता है। एक जगह आप नारा लगवाते दिखाते हैं कि साहब आजादी चाहिए, हमको चाहिए आजादी, अब उसके आगे छोड़ देते हैं, आप वो कहता है भूख से चाहिए आजादी, शोषण से चाहिए आजादी, जातिवाद से चाहिए आजादी, सांप्रदायिकता से चाहिए आजादी, ये सारे नारे लगा रहा है। तो आप आधा हिस्सा तो आप काट देते हैं और आधा हिस्सा दिखाते हैं कि आजादी आजादी आजादी। भाई हमको भी चाहिए आजादी, हमको भी भूख से आजादी चाहिए, हमको भी कुपोषण से आजादी चाहिए, हमको भी धर्म और जाति की राजनीति से आजादी चाहिए। इसका मतलब नहीं। देखिए विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, आपका रुख करना चाहूंगा। बड़ी यहां पर अहम बात रखी, किस तरीके का माहौल आखिर हम बनाना चाहते हैं। एक तरफ बड़ा गंभीर आरोप लगता है अफजल गुरु, जिस पर संसद पर हमले का आरोप लगा था, दोषी उसको ठहराया गया था, फांसी पर लटकाया गया, उसका शहीदी दिवस मनाने का आरोप लगता है, देश के खिलाफ नारेबाजी का आरोप लगता है, बजाय कि उस पूरे मसले पर पूरा का पूरा जो सियासी फ्रंट है, पूरा जो राजनीतिक फ्रंट है, वो एक तरफ होकर इसकी खिलाफत करे, इस पर जमकर बयानबाजी होती है, इस पर जमकर सियासत होती है। ये जो माहौल बना हुआ, आखिर कैसा माहौल हम बनाना चाहते हैं, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जहां तक अफजल गुरु की बात है, उनके पक्ष में नारे लगाने की बात है, जयशंकर जी बहुत अच्छा जवाब दे चुके हैं। कि जो पार्टी उनको शहीद का दर्जा दे चुकी है, और जिस पार्टी के लोग और भी अलगाववादी जहां इस तरह के नारे कश्मीर की सड़कों पर लगाते हैं, उसी से मिल करके आप सरकार बनाने को आतुर हैं और पहले बना भी चुके हैं, 1 साल सत्ता में रह भी चुके हैं। ये सब कोई मतलब ही नहीं है। बीजेपी की एक सुचिंतित रणनीति है ये। इनको हमेशा पॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ करने के लिए एक मुद्दा चाहिए होता है। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आपको याद होगा कि उन्होंने सबसे तेजी से लव जिहाद का मुद्दा चलाया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब बिहार के चुनाव होने वाले थे तो ठीक उससे पहले उन्हीं दिनों उन्होंने मुद्दा चलाया कि अखलाक की हत्या कर दी और झूठा बीफ का मामला बना दिया कि साहब ये बीफ खा रहे हैं, हमें लगता है बीफ खा रहे हैं, बाद में जहां से पता लगा कोई बीफ नहीं खा रहे हैं, कोई बीफ नहीं था। ऐसे झूठे मुद्दे बनाना, उसको राजनीतिक रूप से भुनाना और चुनावों में जीत हासिल करने की कोशिश करना, ये बीजेपी आरएसएस की। चलिए, चुनावी हथकंडे के तौर पर एक अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के मकसद से आप इसको देखते हैं। वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का है, लेकिन इस पूरे मसले से जुड़े हुए कई सारे बिंदु अभी बाकी है कि पुलिस को लेकर सवाल उठते हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जो होता है, या फिर जो सियासी बयानबाजी इस पूरे मसले पर हो रही, उसको लेकर कई सारे सवाल हैं, कई बिंदुओं पर हम जिक्र करेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। सरकार का काम स्टूडेंट्स की रक्षा करने का, उनको दबाने का काम है। 4 लड़के नहीं पकड़े जा रहे 80,000 की पुलिस फोर्स से।